कहानी की शुरुआत डबलिन शहर से होती है, जहां हम मार्गरेट नाम की एक महिला को देखते हैं। मार्गरेट एक 43 साल की उम्र की महिला है जो अपनी जिंदगी में बेहद अकेली है। उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी और उदासी छाई रहती है। वो एक सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान चलाती है, जहां पुरानी चीजें और कपड़े बिकते हैं। मार्गरेट की दिनचर्या एकदम बंधी हुई है। घर से दुकान जाना, काम करना और फिर अपनी मानसिक शांति के लिए स्विमिंग पूल जाना। स्विमिंग करना उसकी हॉबी है। पानी के अंदर उसे दुनिया के शोर शराबे से दूर एक अलग ही सुकून मिलता है। पानी की गहराइयों में वो अपनी सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए भुला देती है। एक दिन मार्गरेट जब स्विमिंग पूल जाती है, वहाँ वो नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगाती है कि उसके घर में खाली कमरा है और उसे एक लॉजर यानी कि किराएदार की तलाश है। उसी दोपहर मैट यानी उसका एक्स हस्बैंड उसकी दुकान पर आ धमकता है। इतने सालों बाद मैट को सामने देखकर मार्गरेट असहज हो जाती है। वो दोनों बात करने के लिए पास के ही एक कैफे में जाते हैं। कैफे में बैठकर मैट मार्गरेट को वो खबर देता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मैट बताता है कि उनका बेटा पैट्रिक जो अब 18 साल का हो चुका है, वो पिछले 2 हफ्तों से लापता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्गरेट ने अपने बेटे पैट्रिक को तब छोड़ दिया था जब वो बहुत छोटा था। एक माँ होकर अपने बच्चे को छोड़ देने का अपराध बोध आज भी उसके अंदर कहीं न कहीं जिंदा है। बेटे के गायब होने की खबर सुनकर वो सन्न रह जाती है। वो मैट से कहती है कि उसे नहीं पता कि पैट्रिक कहाँ हो सकता है, क्योंकि उनका बरसों से कोई संपर्क नहीं है। मैट वहाँ से चला जाता है, लेकिन मार्गरेट का मन अशांत हो जाता है। उस रात मार्गरेट दुकान पर देर तक रुकती है। वो अपने बेटे की एक पुरानी तस्वीर निकालती है और उसे दुकान से दरवाजे पर चिपका देती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे पहचान ले और कोई खबर मिल जाए। जब वो दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकलती है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और बुरी तरह से घायल था। उसके हाथ से खून बह रहा था। उस लड़के का नाम जो है। वो बेघर है, आवारा है और देखने में काफी रफ टफ लगता है। मार्गरेट उसे उस हालत में देखकर उसे अनदेखा नहीं कर पाती है। शायद उसे उस लड़के में अपने लापता बेटे की झलक दिखाई देती है, या फिर इंसानियत के नाते वो उसे सहारा देकर अपने घर के अंदर ले आती है। वो उसे सोफे पर लेटाती है और देखती है कि उसके हाथ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है। मार्गरेट बहुत सावधानी से उस कांच को निकालती है, घाव को साफ करती है और पट्टी बांध देती है। फिर वो उसके लिए पानी और कुछ खाने को लेने के लिए किचन में जाती है। लेकिन जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि सोफा खाली है। वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। मार्गरेट बाहर जाकर देखती है, पर वो अंधेरे में कहीं ओझल हो चुका था। अगले दिन सुबह मार्गरेट को मैट का फोन आता है। मैट की आवाज भारी होती है। वो उसे बताता है कि पुलिस को पैट्रिक मिल गया है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश एक नहर में मिली है। ये खबर मार्गरेट पर बिजली की तरह गिरती है। मैट उसे बताता है कि अंतिम संस्कार कब है, लेकिन साथ ही रूखेपन से ये भी कह देता है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं आओगी तो ही अच्छा होगा। मैं वहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। मार्गरेट भी मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को खोने का हक बहुत पहले ही खो दिया था। वो फोन रख देती है और गहरे सदमे में चली जाती है। वो रोती नहीं है, बस पत्थर जैसी हो जाती है। अपने गम को भुलाने के लिए वो फिर से स्विमिंग पूल जाती है। वो पानी के अंदर अपनी सांसें रोककर तलहटी में लेटी रहती है। जब वो पूल से बाहर निकलती है तो उसकी नजर लॉकर रूम के पास उसी लड़के जो पर पड़ती है। वो भी वहाँ पर नहाने या तैरने आया था। मार्गरेट उसे पहचान लेती है और उसका इंतजार करती है। जब जो बाहर आता है तो मार्गरेट उसके पास जाती है और पूछती है कि हाथ कैसा है अब। जो थोड़ा हैरान होता है, फिर पहचान लेता है कि ये वही औरत है जिसने उसकी मदद की थी। वो उसे धन्यवाद देता है। बातों ही बातों में मार्गरेट को पता चलता है कि जो के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मार्गरेट जो अपने बेटे की मौत की खबर से टूट चुकी है और घर में काटने को दौड़ते सन्नाटे से घिरी है, वो जो को एक प्रस्ताव देती है। वो कहती है कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पे रह सकते हो। मैं तुमसे किराया नहीं मांगूंगी, बस तुम वहाँ पर रह लेना। जो कि सड़क पर भटक रहा था, उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। मार्गरेट उसे अपने घर ले आती है और उसे ऊपर वाला कमरा दे देती है। वो उसे बताती है कि किचन और बाथरूम नीचे है, इसलिए उसे नीचे आना होगा। शुरुआत में उनके बीच एक अजीब सी दूरी और झिझक होती है। जो एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो नशा करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करता है। पहली ही रात जब मार्गरेट अपनी बिल्लियों को खाना देने बाहर जाती है, जो मौका पाकर उसके पर्स से पैसे चुरा लेता है। मार्गरेट को बाद में पता चलता है कि पैसे गायब हैं, लेकिन वो जो से कुछ भी नहीं कहती। वो उसे अपनी जिंदगी में रखना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे उसकी कमियों को नजरअंदाज ही क्यों ना करना पड़े। वो रात को देखती है कि जो टीवी देखते देखते सोफे पर सो गया है। मार्गरेट धीरे से टीवी बंद करती है और उसे कंबल उड़ा देती है, लेकिन जब वो ऊपर जा रही होती है तो जो अपनी एक आंख खोलकर उसे पीछे से देखता है।
उसकी नजरों में एक अजीब सा भाव होता है जो समझ से परे है। अगले दिन सुबह मार्केट के घर एक सरकारी अधिकारी आती है। वो मार्केट के पिछले किराएदार एंड्रयू के बारे में पूछताछ कर रही होती है। एंड्रयू अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गया था और अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। अधिकारी को शक होता है कि मार्केट अभी भी एंड्रयू के संपर्क में है। घर के बाहर एक लाल रंग की कार खड़ी होती है जो एंड्रयू की थी। अधिकारी उस कार के बारे में पूछती है। मार्केट घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। तभी जो घर से बाहर निकलता है और बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोलता है, ये कार मेरी है, मैंने इसे उस आदमी से खरीद ली थी। जो का ये झूठ मार्केट को मुसीबत से बचा लेता है। अधिकारी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। मार्केट राहत की सांस लेती है और जो का शुक्रिया अदा करती है। वो खुश होकर उसे कार की चाबियां दे देती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसे चला सकते हो। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दीवार थोड़ी टूटने लगती है। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और कार लेकर वहाँ से घूमने निकल जाता है। वही मार्केट अपनी दुकान की ओर बढ़ जाती है। जब मार्केट दुकान से घर लौटती है तो वो देखती है कि जो घर के अंदर ही सिगरेट पी रहा है। ये देखकर मार्केट थोड़ा गुस्से में उसे टोकती है और कहती है कि घर के अंदर धूम्रपान मत करना। इसके बाद वो किचन में जाती है और अपने लिए एक ड्रिंक निकालती है और साथ ही जो के लिए भी एक बोतल ले आती है। फिर दोनों बाहर बैठकर पीने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच बातें खुलने लगती हैं। जो हंसते हुए मार्केट को सिगरेट पीना सिखाने लगता है। मार्केट पहले थोड़ा झिझकती है लेकिन फिर वो भी सिगरेट पीने लगती है। उस पल ऐसा लगता है मानो सालों बाद किसी ने उसके अकेलेपन को छुआ हो। बातों के दौरान मार्केट की नजर जो के हाथ पर पड़ती है। वही हाथ जिसका जख्म उसने ठीक किया था। अब वो जख्म लगभग भर चुका था। वो धीरे से उसके हाथ को सहलाने लगती है और जवाब में जो भी उतनी ही नरमी से अपने हाथों से उसके हाथ को सहलाने लगता है। उस खामोश पल में ऐसा महसूस होता है जैसे दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के बिखरे हुए हिस्सों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मार्केट ने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है? जो ने धीमी आवाज में कहा, सब है, लेकिन मैं उस घर में नहीं रहता। मैं बहुत पहले वहाँ से दूर चला गया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मार्केट ने बात को मोड़ते हुए पूछा, तैरना जानते हो? जिस पर जो ने ना में सर हिला दिया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। मार्केट उसे स्विमिंग सिखाना शुरू करती है। पूल में वो उसे पानी में तैरना सिखाती है। वो उसके शरीर को सहारा देती है, उसके हाथों को पकड़कर स्ट्रोक लगाना बताती है। पानी के अंदर उनका ये स्पर्श उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देता है। मार्केट के लिए ये एक माँ की तरह अपने बच्चे को सिखाना था, लेकिन जो के लिए ये स्पर्श कुछ और ही मायने रखता था। अचानक जो खुशी से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है जैसे वो कोई खेल खेल रहे हो। उनकी हंसी और नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन जो मार्केट को ड्राइव पर ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों शहर से दूर समुद्र किनारे जाते हैं। वहाँ वो दोनों पानी में मस्ती करते हैं। जो उसे खेल खेलने को बोलता है, सांस रोकने का खेल। वो बताता है कि बचपन में वो अपनी सारी बुरी यादों को मिटाने के लिए पानी के अंदर अपनी सांस रोक लेता था। मार्केट भी ऐसा ही करती है। वो पानी के अंदर डूब जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती है क्योंकि उसे अपने गम और दुनिया के शोर से भागकर इस पानी के सन्नाटे में छुपे रहने की पुरानी आदत थी। जो घबरा जाता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है। उस पल दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। जो उसके करीब आता है, उसकी गर्दन को छूता है। ये स्पर्श बहुत ही इंटीमेट था। मार्केट सब समझ रही थी मगर खामोश रही क्योंकि जो में उसे अपना बेटा भी नजर आता था और अपने अकेलेपन का इलाज भी। वो बस यही चाहती थी कि जो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन जो की एक दूसरी दुनिया भी है। वो अभी भी अपने गैंग के लड़कों से मिलता है। वो लोग सड़कों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक दिन मैट फिर से मार्केट से मिलता है। वो भी अपनी जिंदगी से परेशान है और मार्केट के साथ दोबारा जुड़ना चाहता है। वो मार्केट को एक होटल में ले जाता है और साथ में दोनों सोते हैं। मार्केट अपने बेटे के गम में इतनी अकेली थी कि उसे लगा कि शायद मैट ही उसके इस दर्द को बांट सकता है। बस इसी उम्मीद में वो उसके साथ होटल आई थी। लेकिन मार्केट को महसूस होता है कि मैट के साथ अब उसका कोई जुड़ाव नहीं बचा है, सिर्फ एक खालीपन है। अगले दिन मैट मार्केट की दुकान पर आता है। उसके हाथ में पैट्रिक के कुछ पुराने कपड़े होते हैं। वो कहता है कि ये घर पर पड़े थे, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। मार्केट उन कपड़ों को घर ले आती है और जो को बोलती है कि इनमें से जो भी कपड़े तुम्हें फिट हों तुम वो पहन सकते हो। जो उनमें से एक शर्ट पहन लेता है। जैसे ही मार्केट जो को अपने मरे हुए बेटे की शर्ट पहने देखती है, उसका दिल भर आता है। जो की कदकाठी बिल्कुल पैट्रिक जैसी थी। उस पर मार्केट को जो में अपना बेटा साक्षात खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती है और पीछे से जाकर जो को गले लगा लेती है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है जैसे अपने खोए हुए बेटे को उसने वापस पा लिया हो। जो को भी समझ में नहीं आता कि मार्केट इतनी इमोशनल क्यों हो रही है।
लेकिन वो उसे अलग नहीं करता है। उसी रात जो अपने कमरे में नहीं होता है, मार्केट उसे ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है। वहाँ पर जो बाथटब में बैठा होता है वो बेहद परेशान और उदास होता है। शायद उसकी अपने गैंग वालों से लड़ाई हुई थी। मार्केट बिना कुछ बोले बाथटब के पास घुटनों पर बैठ जाती है। वो स्पंज उठाती है और धीरे धीरे जो के शरीर को नहलाने लगती है। पानी की बूंदे और मार्केट का स्पर्श जो के अंदर के खालीपन को भरने लगता है। जो चुप रहा और पानी की लकीरों के साथ मार्केट का हाथ फिसलते हुए जिस्म की उन हदों को पार कर गया जहां एक टूटे हुए दिल और खोए हुए मातृत्व के बीच कुछ ऐसा जन्म ले रहा था जिसका नाम दोनों नहीं जानते थे। अगले दिन मार्केट अपनी एक दोस्त की चैरिटी पार्टी में जाती है। वहाँ मैट भी मौजूद होता है। मैट शराब के नशे में होता है और मार्केट के करीब आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वो मैट को मार्केट के साथ देखकर जलने लगता है। जब वो पार्टी से बाहर निकलते हैं तो मैट जो को उकसाता है। जो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मैट के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार देता है। जो गुस्से से वहाँ से दूर चला जाता है। मार्केट थकी हारी घर लौटी, लेकिन आधी रात उसके कानों में ऊपर वाले कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजे की दरार से देखा जो अपने कमरे में किसी लड़की के साथ था। करीब, बहुत करीब। मार्केट ने एक पल को आंखें बंद कर दी, अपनी सांसें रोक ली और बिना किसी शोर के वहां से वापस अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन मार्केट बाथटब के पानी में बेसुध लेटी हुई थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे बुरी माँ है। पैट्रिक की मौत का बोझ उसे सीने पर पत्थर जैसा भारी लग रहा था और वो उसी अपराध बोध में डूबती जा रही थी। तभी जो वहां पर दबे पांव आया और चुपचाप बाथटब के किनारे बैठ गया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस धीरे से अपने हाथ मार्केट के कंधों पर रख दिए। उसकी उंगलियां मार्केट के गले को ऐसे छूने लगी जैसे वो उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। दो खामोश रूहें एक दूसरे में पनाह ढूंढ रही थी। जो ने बिना एक शब्द कहे अपने कपड़े उतारे और पानी में उतर आया। मार्केट ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसी पानी में उसके करीब सरक गए। दोनों की सांसें एक दूसरे को थामने लगी और उस पल गम और चाहत के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मैट को शक होने लगता है। मैट को पता चलता है कि जो ने पैट्रिक की शर्ट पहनी थी। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मार्केट इस लड़के के साथ रह रही है और उसे अपने बेटे की जगह दे रही है। एक रात मैट एक पब में जो को पकड़ लेता है। वो नशे में होता है और जो से पूछता है कि वो मार्केट से क्या चाहता है। जब जो उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो मैट जो पर पीछे से हमला कर देता है। वो जो को बुरी तरह पीटता है, जो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसी बीच घर के सन्नाटे में मार्केट को फोन पर एक वॉइस मेल मिलता है। ये जो की माँ का था, जिसकी आवाज में तड़प थी। मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है, प्लीज मुझसे बात करो। मार्केट इस आवाज को सुनकर सिहर उठती है, क्योंकि एक खोए हुए बेटे की माँ का दर्द उससे बेहतर और कौन समझ सकता था। पर वो डर की वजह से खामोश रहती है। देर रात जो घायल अवस्था में घर लौटता है। उसका चेहरा सूजा हुआ होता है और शरीर पर चोटें होती हैं। मार्केट उसे देखकर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मैट की जलन और उसके खुद के फैसलों ने जो को इस हालत में पहुंचा दिया। वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में जब जो का इलाज चल रहा होता है, मार्केट वेटिंग एरिया में बैठती है। वहाँ उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर जाती है। वहाँ कई मिसिंग पर्सन के पोस्टर लगे होते हैं। उसे अपना वक्त याद आता है जब उसने भी पैट्रिक के लिए ऐसे पोस्टर लगाए थे। उन गुमशुदा चेहरों को देखकर अचानक उसे एक वॉइस मेल की याद आ जाती है जो उसने घर पर सुनी थी। जो की माँ की तड़पती हुई आवाज, जो अपने बेटे की एक खबर के लिए तरस रही थी। उस पल मार्केट का जमीर जाग उठता है और उसे कड़वा सच समझ में आ जाता है। वो अब तक जो के अंदर अपने मरे हुए बेटे पैट्रिक को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी ममता और अपने अधूरेपन को भरने के लिए जो का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि हकीकत ये थी कि जो का घर यहाँ नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ के पास है। ये ख्याल आते ही उससे रहा नहीं जाता। वो कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है और जो कि असली माँ को कॉल करके बता देती है कि उनका बेटा यहाँ इस अस्पताल में है। इसके बाद मार्केट जो को बिना कुछ कहे शांत कदमों से वहां से निकल जाती है, वापस अपनी उसी दुनिया की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ उसके अकेलेपन और दुख की गहरी खामोशी से घिरी हुई थी। और इसी सन्नाटे के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म दिखाती है कि जब इंसान अकेला और दुखी होता है तो वो सहारे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मार्केट ने जो में अपने खोए हुए बेटे को देखा, लेकिन उसके अकेलेपन और दुख ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने उसी जो में एक प्रेमी को भी पा लिया। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे कोई भी एक समझदार दिमाग शायद कभी स्वीकार नहीं करता।
लेकिन मार्गरेट के टूटे हुए दिल की यही हकीकत थी। आपको क्या लगता है कि मार्गरेट ने जो को उसकी माँ को सौंपकर सही किया या उसे जो के साथ रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।